Hello guys, if you are targeting UPSC Prelims 2026, then in this video I am going to cover the August 2025 monthly magazine of Vision IAS under the section of environment. So let's start with the very first article, that is 5.1 e-mobility. So electric vehicles are very important parts for the environmental, because in the last 5 year trends that environment technology is on very high. नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दिया जिसका टाइटल कुछ इस प्रकार से है, अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। अब इसका टारगेट था कि इंडिया में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अचीव किया जाए। कब तक? तो 2030 तक इसने टारगेट बनाया था। बट इस रिपोर्ट के अंदर क्या है कि भैया अभी जो है 7.6% इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही पेनिट्रेशन हुआ है इन 2024 और टारगेट क्या है? 30%। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रैंकिंग देख लेते हैं हमारे कंट्रीज़ में जिन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ का है। तो फर्स्ट पे है दिल्ली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन हुआ है। सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड पे है चंडीगढ़, फोर्थ पे है कर्नाटका। सो दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ एंड कर्नाटका रैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं गाइस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि नॉर्मल इंजन जो अभी तक चले आ रही थी वर्षों से, उसका इलेक्ट्रिक व्हीकल से कंपैरिजन देख लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने पर वो जो है हमें जीरो टेल पाइप इमिशन देता है। टेल पाइप इमिशन का ये मतलब है कि बाकी पेट्रोल वाले व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो इन कंपैरिजन टू डैट यहाँ इमिशन एकदम जीरो है। तो फिर ये 3 टाइम्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन क्या लिखा हुआ है? तो गाइज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर रहे हैं तो उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है उस वो भी तो कहीं ना कहीं से आ रही है। तो अगर उसका कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग काउंट करें ना, तो इन कंपेरिजन टू दिस वाले इंजन 3 टाइम्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है इफ़ यू यूज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और क्या है? तो एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाती है। 60% कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू व्हील पावर वर्सेस 20% इन पेट्रोल व्हीकल्स। तो यानी कि पेट्रोल व्हीकल्स में अगर 100% एनर्जी है तो उसमें से 20% ही एक्चुअली में व्हील पावर को मूव करने के लिए यूज़ होते हैं। तो बाकी की 80% एनर्जी कहाँ जाती है? तो बाकी की 80% एनर्जी वेस्ट हो जाती है किस चीज़ों में? तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब चीज़ों में। इन कंपेरिजन टू डैट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो 60% एनर्जी जो है कन्वर्ट कर पाएंगे। वैसे भी गाइज सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही कम साउंड करती है, हीट भी कम जनरेट करती है, तो डैट इज़ वाई इट इज़ रिटन है। और क्या बेनिफिट हो सकता है कि इन कंपैरिजन टू डैट इंजन कि 1.1 लाख करोड़ हम लोग सालाना एक साल में बचाएंगे। कैसे? तो इम्पोर्ट्स घट जाएगा ना, तो उसके वो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब एक और है कि स्कीम्स क्या क्या चल रही है। तो एक तो पीएम ई ड्राइव स्कीम है। पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या ये सिर्फ 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए? तो भैया तमाम गाड़ियों के लिए, ट्रक्स, बसेस, एम्बुलेंसेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये टारगेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम अगर ऐसा कुछ आता है कि सपोज ओनली 2 व्हीलर्स फॉर 3 व्हीलर्स, तो ऐसा नहीं है, रेंज ऑफ मल्टीपल बसेस, एम्बुलेंस, चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के लिए। जीएसटी का क्या सीन है? तो जीएसटी इस पर घटा दिया गया है 12% से 5%। जैसे कि E20 जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया था उसमें क्या था? तो उसमें 18% से जीएसटी को घटा के कहाँ ला गया था? 5% पे। और क्या ये सभी चीज़ों के लिए था? क्रूड ऑयल के लिए था? तो नहीं, सिर्फ वो ऐसे इथेनॉल के लिए था जो ब्लेंडिंग में यूज़ करना है। कौन सा ब्लेंडिंग? E20 में। लास्ट वाले वीडियो में देख लेना, E20 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल पे, जो कि है 5.2 इंडियाज रिसोल्यूशन ऑन वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड। सीओपी पे लास्ट ईयर भी सवाल आया था, और एक्स बॉडीज़ एंड कन्वेंशन पे हमेशा सवाल आते रहते हैं। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं COP15 के बारे में। COP15 में क्या हुआ था? तो सबसे पहले कहाँ हुआ? तो जिम्बाब्वे में हुआ। कितने कंट्रीज थे? 172 कंट्रीज से इंडिया था। तो यस, इंडिया था। इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला, वो हम देखेंगे, हमारी काम की चीज़ें वही है। वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स का क्या मतलब है? कुछ नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे भैया, इकोलॉजिकल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करेंगे। ये रहा वाइज यूज़ ऑफ मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल कैरेक्टर
वेटलैंड्स यूजिंग इकोसिस्टम बैलेंस अप्रोच सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बस वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स का डेफिनेशन है। अब मिशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिशन सहभागिता ये किससे रिलेटेड है, तो ये भी वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि मिशन लाइफ किससे रिलेटेड है, तो मिशन लाइफ जो है इंडिया का लेड ग्लोबल मूवमेंट है और ये जो है COP26 के अंदर आया है। COP15 के अंदर में कौन कौन सा आया है, तो COP15 के अंदर में इंडिया ने क्या बोला है, तो वेटलैंड्स के बारे में बोला है। और क्या क्या है COP15 के अंदर में, COP15 के अंदर में विक्टोरिया फॉल्स पे है, IBRRI पे है। विक्टोरिया फॉल्स के अंदर क्या था, तो रोल ऑफ वेटलैंड्स था। IBRRI पे क्या था, तो रिवर्स वेटलैंड लॉस के बारे में था। अब मिशन लाइफ क्या किसने लाया था, तो इंडिया ने लाया था। इसका एम क्या था, तो इसका एम था कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को इनकरेज करना कि आप वैसे प्रैक्टिसेस को करिए जो हमारे नेचर को हार्म ना करे, नेचर के खिलाफ ना हो, ये कहा था। तो गाइज मिशन लाइफ किसका है, इंडिया का है। वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड किसका है, वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स किसका है, तो ये भी इंडिया का है। तो वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स किस में दिया, तो COP15 में दिया, और ये किस में दिया, तो COP26 में हुआ। COP15 में और क्या क्या चीज़ है, तो विक्टोरिया फॉल्स है, इसका क्या काम था, तो वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स क्या बोलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स, ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स ऑफ वेटलैंड्स। विक्टोरिया फॉल्स किस पे फोकस करता है, तो रोल ऑफ वेटलैंड्स का सोशल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल। IBRI लॉन्च ऑफ इंडो बर्मा रामसार रीजनल इनिशिएटिव, इसका क्या था कि जो भी वेटलैंड्स हम लोगों ने लॉस कर दिया है उसको रिकवर कीजिए, रीसाइलेंसी की तरफ अप्रोच करती है। अब देखते हैं हम लोग रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में जान लो कि कब हुआ था, अडॉप्ट 1971 में। 1971 में अडॉप्ट हुआ, बट इफेक्टिव में कब आया, 1975 में। हुआ कहाँ, तो ईरान में। हम सभी जानते हैं रामसर कन्वेंशन किस चीज़ के बारे में बात करती है, तो ये बात करती है वेटलैंड्स के बारे में। ये डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं कि अभी रामसर साइट्स कितने हैं, बस एक महीने बाद न्यूज़ खोलेंगे तो 2-3 रामसर साइट्स तो ऐड हो ही जाएंगे। बट ये ज़रूर याद रखने वाली बात है कि पूरे एशिया में जो है सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो हमारे इंडिया में। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ हैं, तो इंडिया में। और अगर किसी भी वेटलैंड्स को रामसर साइट कंसीडर करना है तो 9 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया सेट है, 9 क्राइटेरिया, उसमें से कम 1 मीट होना चाहिए 9 क्राइटेरिया में से। अगला आर्टिकल हमारा 5.3 जो कि क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयन रीजन्स। और क्लाउड बर्स्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। अभी उत्तराखंड में 2025 में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी 2020 में हुआ है। तो ये देखते हुए पहले तो क्लाउड बर्स्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का डेफिनेशन क्या है। तो IMD ने जो डिफिनेशन दिया है कि अगर 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, क्या 1 मिनट में, 1 सेकेंड में नहीं, 1 आवर में, 1 आवर में अगर रेनफॉल होता है एक पार्टिकुलर एरिया में, तो हम उसे क्लाउड बर्स्ट नाम देंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड बर्स्ट दैट इज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। व्हाट इज दैट, 10 सेंटीमीटर रेनफॉल, कंफ्यूज मत होना, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल से 10 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर, दैट इज कंसिडर एज cloud burst. That is the definition of cloud burst and given by whom, that is IMD. What are the challenges? अगर इतना क्लाउड बर्स्ट हो रहा है उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में भी, और जब इसका हम लोग कारण पता है कि डिफॉरेस्टेशन से होता है, वेटलैंड लॉस से होता है, अनप्लान डेवलपमेंट इसका कारण है, अनप्लान अर्बन डेवलपमेंट इसका कारण है। सो वाई वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड दैट। सो द चैलेंजेस आर कि ये इतने शॉर्ट लिव्ड है और इसको इतने ज़्यादा लोकल है कि इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। सैटेलाइट्स, फिर सर हमारा सैटेलाइट्स जो हम लोगों ने डॉपलर रडार साइंस एंड टेक में पढ़ा था वो सब कहाँ गया, तो ये सब भी फेल हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डॉपलर रडार भी क्या कर सकता है कि 3 आवर्स का वार्निंग सिस्टम दे सकता है, और उसमें भी इसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और लिमिटेड है। डेट इज़ वाई ये सब दिक्कतें आ रही है। गाइस अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा लास्ट 5 ईयर्स को, तो क्लाउड ब्रस्ट पे भी क्वेश्चंस आए हैं, क्लाउड्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं कि लाइक इक्वेटर पे क्लाउड्स क्या होता है, थिक होता है, और जैसे जैसे हम लोग ट्रॉपिक्स में जाते हैं तो क्या होता है, क्लाउड्स थिन होता है, थिक होता है। इसी कारण तो यहाँ पे इंटेंस सोलर रेडिएशन होने के कारण एल्बिडो हो जाता है, तो यहाँ पे इंसोलेशन कम है टुवर्ड्स द इक्वेटर। जैसे जैसे इधर जाते हैं तो इक्वेटर से दूर जाते हैं तो क्या होता है, दूर जाने पर वो बढ़ जाता है।
तो क्लाउड्स पे, डस्ट पार्टिकल्स पे, इन सब पे क्वेश्चंस आए हैं। वाटर वेपर पे भी क्वेश्चन आए हैं, वाटर वेपर पे भी क्वेश्चन आए हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस को कंसिडर करते हैं या नहीं, तो ग्रीन हाउस गैस कंसिडर करते हैं। तो उसी से मैंने एक नोट किया है कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज लेट्स एयर होल्ड 7% मोर मॉइस्चर। अगर अगर एयर कूलर है तो कुछ उसके पार्टिकल्स जो है कुछ इस प्रकार से रहते हैं, अगर उसमें उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देगा इस तो पार्टिकल्स जो दूर दूर हो सकता है। अब इसके पास कैपेसिटी क्या है मॉइस्चर ज़्यादा रखने की, तो दैट इज़ वाई ग्लोबल वार्मिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर द क्लाउड बस्ट। अब क्लाउड बस्ट में इतना ही था गाइस। अब न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को देखते हैं। न्यूज़ एंड शॉर्ट्स से में बढ़ने से पहले मैं गाइस बताना चाहता हूँ कि मैं अभी स्पेशली इन्वायरमेंट का सारा वीडियोस जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए मैं इस चैनल पे डालूँगा। एंड आई एम कवरिंग ओनली एन विजन IAS मंथली मैगजीन्स फ्रॉम 2025 जून to 2026 April. So you guys can like and subscribe, follow my channel, so you guys get whatever you want. So our next topic is 5.4.1, that is India's water management. अब इसमें हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि वाटर है क्या। तो ये वाटर जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, नहीं ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, अंडर 7 शेड्यूल आता है। अब इसमें क्या है ना कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन वाटर रिसोर्सेज के अंदर, तो उसने कुछ रिपोर्ट हाइलाइट्स किए हैं। तो उसके बाद क्या है कि उसमें रिकमेंडेशंस भी है, तो रिकमेंडेशंस जब एक्सेप्ट हो जाएगी तब पढ़ेंगे, अभी रिकमेंडेशंस को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी जो करंट स्टेटस है, करंट इशूज़ हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो पहला है थीम फ्लड फोरकास्टिंग मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन, इसमें है क्या बेसिकली, रिपोर्ट क्या कहती है कि ये जितने भी वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड बचाव के तरीके हैं इन to overcome with the disaster, to overcome with the cloud burst, to overcome with the overflow of the banks of the rivers, to overflow of the dams, breaking of the dams, इन सब चीज़ों के लिए जो भी वेदर फोरकास्टिंग या फ्लड फोरकास्टिंग तरीके हैं, साइट्स हैं, ये कितने हैं, तो अभी तक 340 ही है, डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन 22 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में। तो प्लान किया जा रहा है कि इसको 375 तक करेंगे। कितना प्लस किया जा रहा है, तो इस 35 इसमें प्लस किया जा रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि अभी कितने हैं ये प्लान्स, तो 340 है, इसको बढ़ा करके 375 का प्लान कर रहा है। कौन प्लान कर रहा है, तो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी प्लान कर रही है। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोग्राम के देखें तो अभी तक 30 लिंक प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड है। कितने हैं, तो 30 है। गाइज ये ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आती है, तो उसमें ध्यान रखना। अगर देखें तो डैम्स कितने हैं हमारे कंट्री में, डैम्स कितने हैं, तो 6000 डैम्स हैं। इतनी ज़्यादा डैम्स है, इसी के कारण तो वो TWB जो फिनोमेना हो रही है, ये जो शिफ्ट हुआ है पोल्स का, कितना हुआ है, 1 सेंटीमीटर हुआ है, नहीं 1 मीटर हुआ है। लास्ट वीडियो जाके देखो जुलाई मंथ का, उसमें हमने कवर किया है इसको। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डैम्स के कंस्ट्रक्शन के कारण हमारा पोलर क्या है, शिफ्ट हो गया है 1 मीटर के, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स विद द नेविगेशन सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। सो लेट्स कम हियर। सो डैम सेफ्टी क्या है कि 6000 डैम्स हैं, जिसमें से ओनली 459 पे इमरजेंसी एक्शन प्लान है। अगर कुछ भी डैम्स के साथ होता है, तो सिर्फ 459 ऐसे डैम्स हैं जिसके लेकर के एक एक्शन प्लान है, इमरजेंसी एक्शन प्लान है, बाकी के लिए नहीं है। तो रिकमेंडेशंस है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और रिकमेंडेशन है कि इंगेज विद डैम ओनर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट इज जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान जो है क्या है, ऐसा क्वेश्चन है, अगर जल शक्ति अभियान क्या है, क्या जो इसको प्रमोट करती है कम्युनिटी को, इट्स फोकस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो ऐसा नहीं है, ये कैच द रेन, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सब चीज़ें हैं वो जल शक्ति अभियान के अंदर होती है। बाकी जो है जल संचय जन भागीदारी, तो ये क्या करता है, तो इट्स प्रमोट कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये 2 चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना है कि जल संचय जन भागीदारी का है। एक तो लोगों को बोलती है कि भाई आप वाटर कंजर्व करो, लोगों को जागरूक करना, पानी बचाना भी चाहिए। और दूसरा क्या है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी फोकस करता है। कौन सा, तो जल संचय जन भागीदारी।
अब जो नेक्स्ट है वो है 5.4.2 ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट। इसमें है क्या कि साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये एम किया कि 15 बिलियंस खर्च करेंगे किस पे, तो पानी बचाने का, वाटर सिक्योरिटी की तरफ। कब तक, तो बाई 2030 तक। ये G20 के अंदर लाया गया है और इसको लाया किसने, तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने। एम क्या है इसका एम क्या है, तो एम ये है कि टू मोबिलाइज 15 बिलियन फॉर वाटर सिक्योरिटी बाई 2030। आई एम होप कि आप लोग को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब रूल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो पॉल्यूशन को लेकर के क्या नया रूल आया है, तो ये देखिए ये केस, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहले क्या है कि जो दिल्ली की हाई कोर्ट थी वो इसने रूलिंग दी थी कि कोर्ट कैन इम्पोज इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। तो अब वो कानून नहीं है गाइस। अब कानून क्या है, तो अब कानून ये है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल कंपनसेशन कर सकती है। अब ये इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देने का पावर किसके पास आ गया है, तो वो आ गया है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स उसके अंदर में आ चुका है। इसका इस रूलिंग का क्या की हाईलाइट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो ही इन्वायरमेंट का कंपनसेशन ले सकता है। तो ये इसके लिए कोई एक्ट होगा ना, कि कैसे ले सकते हैं, कानून क्या है, तो वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 में जो प्रावधान लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ले सकता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पे, यानी कि जो पॉल्यूट करेगा वो पे करो। तो ये वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी भी चीज़ों पे इम्पोज कर सकता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन इम्पोज any earring इंटीरियर इनसाइड द वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। तो नो, ऐसा नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर किसी पे नहीं ले सकता है। हाँ, बेशक वो वाटर एक्ट और एयर एक्ट पे ले सकता है, बट ओनली व्हेन एनवायरमेंटल हार्म हैज़ बीन कॉज्ड। अगर किया गया है, हुआ है एनवायरमेंटल हार्म, तभी ले सकती है, सब पे नहीं ले सकती। हाँ, मेजर्स ले सकते हैं, प्रिवेंटिव और एक्स एंटी मेजर्स। एक्स एंटी मेजर कि बिफोर दे ऑकर, होने से पहले वो मेजर्स ले सकती है, बट कंपनसेशन नहीं ले सकता, रेगुलेट कर सकता है, मेजर्स ले सकता है। बट अगर जहाँ तक बात है कंपनसेशन लेने की, कौन से, वाटर एक्ट और 1974, एयर एक्ट 1981 जो सेक्शन 33A के अंतर्गत है, तो उस पर वो जो है एनवायरमेंटल कंपनसेशन ले सकती है। लेकिन कब ले सकती है, जब वो एक्चुअली में हार्म हो। मेजर्स और रेगुलेटर्स तो ले सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बोर्ड्स जो है क्या क्या कर सकती है, किस किस तरीके का चीज़ कर सकती है, तो बोर्ड्स कैन डिसाइड पनिशमेंट बाय इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी। मतलब अगर उसको पनिश करना है तो या तो उस पर पेनाल्टी लगा दे, या तो उसको रेस्टोरेशन की, जो भी भाई तुम डैमेज किए उसको वापस ठीक करो, या फिर कि दोनों, डैमेज भी ठीक करो और तुम पेनाल्टी भी भरो, पैसे भी दो। ये रूल है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये वाटर एक्ट और एयर एक्ट के अंतर्गत तो ये जो है किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल कंपनसेशन ले सकती है। लेकिन ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना किसके अंदर है, तो ये वाटर एक्ट के अंदर बना है, और पावर्स इसके जो आते हैं एयर एक्ट के अंदर आते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ भाई। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है बना किसके अंदर है, तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन वाटर एक्ट के तहत बना है 1974, और इसको पावर्स किससे आता है, तो एयर एक्ट 1981 से आता है। और ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है अंडर सेम एक्ट्स के अंदर में बने हुए हैं। यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड क्या है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक बीवी फटीमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको मिला है। और किस क्रॉप के लिए मिला है, तो मिलेट क्रॉप के लिए। किया क्या इन्होंने, तो क्लाइमेट रिसिलेंट फार्मिंग सिस्टम को लाया, डेट इज़ वाई सी रिसीव्ड अवार्ड। तो अगर इसमें आता है तो इसमें हमें याद इतना ही रखना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलाती थी बीवी फतीमा का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, उसमें इनको अवार्ड मिला है, यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। और किस क्रॉप के लिए मिला है, तो वो है मिलेट बेस्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए मिला है, और ये एक क्लाइमेट रिसिलेंट फार्मिंग सिस्टम है। आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो जो लैंडलॉक कंट्रीज़ है ना गाइस, उनकी डेवलपमेंट। लैंडलॉक कंट्रीज़ का क्या मतलब है कि लैंडलॉक कंट्रीज़ यानी कि अगर ये एक कंट्री है तो इसका किसी भी कोस्ट ओशियन से इसकी बाउंड्रीज नहीं जुड़ी हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंडलॉक कंट्रीज। ओशियन का बात कर रहा हूँ गाइस, ध्यान रखना, लेक सी नहीं, ओशियन का बात कर रहा हूँ। उसका वो टोटली कंट्रीज से लैंडलॉक है, उस वैसे कंट्रीज़ को हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये लैंडलॉक कंट्रीज़ है। तो ये तुर्कमेनिस्तान में अवाजा जो रीजन है, तो रीजन
इन न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और इसके जो बॉर्डरिंग कंट्रीज वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो देख लेते ही है क्या वाजा प्रोग्राम APO है क्या। तो टू टैकल परसिस्टेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय LLDCs यानी कि लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपमेंट कंट्रीज LLDC। हाँ, तो मैंने जो बोला था कि टर्कमेनिस्तान का, अगर ये आवाज़ा रीजनल न्यूज़ है तो कहाँ का है, तो टर्कमेनिस्तान का। अब टर्कमेनिस्तान से जो बॉर्डर्स लगते हैं उसको ध्यान कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कोई प्लेस न्यूज़ में रहता है तो एज बीइंग एन आइडियल UPSC एस्पिरेंट, अच्छे UPSC एस्पिरेंट को ये तैयारी करनी चाहिए। तो अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, और कैस्पियन सी से भी इसकी बॉर्डर लगती है, और लॉन्गेस्ट बॉर्डर तो कैस्पियन सी से ही लगती है। तो ये ध्यान रख लेना कि 3 कंट्रीज़ हैं जो टर्कमेनिस्तान से हैं, AUI, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, और एक कैस्पियन सी से लॉन्गेस्ट बॉर्डर लगती है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में लोग देखते हैं कि इंडिया का 58 टाइगर रिजर्व, एक मिनट, तो इंडिया में भी कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो इंडिया में गाइस अभी 58 टाइगर रिजर्व्स है, 56 नहीं, 57 नहीं, 59, 58 टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में। सुंदरबन इज़ वन ऑफ देम। रूलिंग क्या है, टाइगर रिजर्व अगर बनाना है तो ये किसका अंदर आता है, यूनियन या स्टेट? नहीं, यूनियन के अंदर में नहीं आता है, ये स्टेट के अंदर में आता है। अगर किसी भी एरिया को टाइगर रिजर्व नोटिफाई करना है तो इट इज़ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। बट हाँ, ये एडवाइस ले सकता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, बट इट इज़ नॉट बाउंडेड। अगर इसका कोई भी डिसीजन लेता है किसी भी एरिया को अगर टाइगर रिजर्व नोटिफाई करना है, घोषित करना है, तो फिर ये टोटली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज एंड टेक्स एडवाइस विद द NTCA। अच्छा, अगर नेशनल टाइगर रिजर्व बन गया है, वो घोषित हो चुका है, तो क्या उसमें अल्टरेशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लाया है तो किसी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो उसमें अगर अल्टरेशन करना तो वो किसके पास है, वो भी स्टेट करेगा? नहीं, अब स्टेट के पास कुछ नहीं, वो बस एक एरिया को टाइगर रिजर्व बना सकता है। अब जो है सारा पावर जो है, अब अगर कुछ भी अल्टरेशन करना है तो मैं बता रहा हूँ, नो अल्टरेशन इन बाउंड्रीज ऑफ अ टाइगर रिजर्व शैल बी मेड, नहीं बन सकता एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और प्लस अप्रूवल विथ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि अप्रूवल के साथ और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पर ही कुछ हो सकता है अगर एरियाज में कोई भी अल्टरेशन करना है तो। ठीक है, करता कौन है, अगर प्रोवाइड कौन करता है, नोटिफाई कौन करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर एरियाज में कोई भी अल्टरेशन करना है तो अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ प्रपोजल कर सकती थी। अब करना है तो कौन करेगा, तो वो है टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अप्रूवल किससे चाहिए, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अप्रूवल चाहिए। और इसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल कौन देता है, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है NTCA ही देगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सुंदरबन टाइगर रिजर्व के बारे में जो चीज़ें हम लोग जान रहे हैं ऑलरेडी, वो तो है ही कि वेस्ट बंगाल में है और ओनली बांग्लादेश में जो है का इकलौता मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो इम्पोर्टेंट है या जो नहीं जान रहे हैं या कम पता होता है वो है कि रिवर्स क्या क्या है तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व से, तो वो है मातला, विद्या और गोमती। रिवर मातला, रिवर विद्या एंड गोमती, MBG, ये याद रखें। मातृवन इनिशिएटिव जो हमारा अगला आर्टिकल है, तो मातृवन इनिशिएटिव अभी अरावली हिल्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा। अगर आप लोग ये न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली ज़रूर जान रहे होंगे। तो मातृवन इनिशिएटिव किसके लिए था, मातृवन इनिशिएटिव अरावली हिल्स के लिए लेकर के रहा। अगला जो है 5.4.8 इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। और कौन सा दो रिवर इज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, तो द्री एंड टंगुन, द्री एंड टंगुन, वहाँ कौन था, यहाँ कौन से रिवर्स थे, MBG, मातला, विद्या और गोमती, MBG, मातला, विद्या एंड गोमती। और यहाँ कौन है, तो यहाँ है द्री एंड टंगुन रिवर्स। वोल्केनिक इरप्शन जो भी न्यूज़ में है तो वह है माउंट लेटोबकी एंड माउंट किलोया। सो माउंट लेटोबकी का क्या है, तो इंडोनेशिया में है, और माउंट किलोया का है हवाई में। गाइस ओनली वाले स्टेटमेंट्स जो हो चुके हैं कि भैया ये जो है ट्रैप वर्ड्स है, देखते ही काट दो, तो सावधान हो जाओ, अब ऐसा नहीं होता है। हवाई इज़ द ओनली US स्टेट कम्प्लीटली मेड अप ऑफ आइलैंड्स। हवाई इज़ द ओनली US स्टेट
कम्प्लीटली मेड ऑफ आइलैंड्स, ये स्टेटमेंट सही होगा। ओके, अब अगला जो है ड्रेक पैसेज अभी न्यूज़ में था। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है सबसे पहले तो इसका नेचर, लोकेशन भी ध्यान रखना है, नेचर भी ध्यान रखना है। नेचर क्या है, तो भैया बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है, आइसी कंडीशन से रहता है। दिस इज स्टॉर्मी एंड दिस इज आइसी कंडीशन। ड्रेक पैसेज हमारा, इसका नियर अर्जेंटीना और चिले इसका लोकेशन हो गया। और जो इसमें मेजर ज़्यादातर तरीके के जो वाटर फ्लोज होती है वो वेस्ट से ईस्ट होती है। और ये पार्ट है किसका, तो अंटार्कटिका सर्कमपोलर करंट का पार्ट है। लोकेशन ये भी ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना, इट इज़ नियर अर्जेंटीना एंड चिले एंड लोकेशन बिटवीन केप हॉर्न एंड द साउथ शेटलैंड आइलैंड। कौन सा है, साउथ शेटलैंड आइलैंड्स। सो डैट्स ऑल, हमने अभी पूरा जो है अगस्त का मंथली मैगजीन कवर कर लिया है। आगे भी मैं सारे मंथ्स का मंथली मैगजीन को लाने वाला हूँ, तो अगर चैनल से जुड़े रहना तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू वेरी मच।